आज हम समझेंगे कि ईएमआई क्या है, यानी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। आपने सुना होगा कि सेलर अक्सर हमें ईएमआई का ऑप्शन देते हैं यदि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें ईएमआई का ऑप्शन ज़रूर सुनने को मिलता है। मान लीजिए कि एक छोटू नाम का व्यक्ति है, एक शॉप पर जाता है और उसे मोबाइल पसंद आ जाता है। उस मोबाइल की कीमत 12,000 होती है, लेकिन उस छोटू नाम के व्यक्ति के पास 10,000 ही होते हैं। तो सेलर कहता है कि कोई बात नहीं, आप 10,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए, यानी अभी पे कर दीजिए, इंस्टेंट पे कर दीजिए। यानी कैश डाउन होता है, वो कैश डाउन पेमेंट होता है। और बाकी बचे 2,000, क्योंकि 12,000 का मोबाइल था, तो 10,000 रुपये आप अभी पे कर दीजिए और बाकी बचे 2,000 रुपये आप इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, यानी ईएमआई पर। तो उसने कहा कि चलिए ठीक है। इस तरह से सेलर ईएमआई बनाकर उसे दे देता है। अब क्योंकि ईएमआई जो है बेसिकली एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ही एक तरीका है। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन और एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ईएमआई भी दो तरीके से होंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग और एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट पर जो बेस्ड होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ईएमआई को। अगले किसी वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, अगले किसी वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर चर्चा करेंगे। तो हमने समझा कि जब छोटू गया वहाँ, उसने 10,000 रुपये इंस्टेंट पे कर दिए, यानी कैश डाउन पेमेंट। और जो बचा 2,000 रुपये, क्योंकि 12,000 का मोबाइल था, तो बचा 2,000 इंस्टॉलमेंट के रूप में वो पे करना चाहता है। तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, वो है R रुपये, R% है। यानी कि 100 रुपये में आपको R रुपये इंटरेस्ट यानी ब्याज पे करना होगा एक साल में। लेकिन चूँकि ये मंथली है, इस वजह से हमें मंथली 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 रेट निकालना होगा। तो हम मंथली यानी कि 12 महीने का, एक महीने का, तो हम इसमें 12 का भाग दे देते हैं R/100%, यानी कि ये एक महीने का निकल आया, जिसे हम R% कह देते हैं। मान लीजिए हम R% इससे कह देते हैं अभी। तो हमारा एक महीने का जो मंथली रेट होगा वो R% होगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि हमारे पास 100 रुपये है, तो हम एक महीने बाद उसे R रुपये ब्याज के रूप में देंगे। तो इस तरह से कहानी शुरू होती है। अब जो छोटू ने जो 2,000 रुपये पे करने थे उसे ईएमआई के रूप में, वह एक प्रिंसिपल है, यानी एक मूलधन है। तो P रुपये, मान लीजिए कि यहाँ पर मूलधन P रुपये है, P रुपये जिसे छोटू को पे करना होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, साधारण ब्याज के अनुसार। ठीक है। तो छोटू ने शुरू में P रुपये लिया, मतलब उसे पे करना है, एक महीने बाद उसे पे करना होगा। क्योंकि एक महीने बाद पे करना है, तो छोटू को एक महीने का लगने वाला ब्याज क्या होगा? P×R, क्योंकि ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो P×R/100, और एक महीने का ब्याज यानी कि एक, इतना इसे ब्याज लग जाएगा। इतना इसे ब्याज लग जाएगा। छोटू अंतिम में मान लीजिए कि X रुपये पे कर देता है। छोटू मान लो महीने के अंत में X रुपये पे कर देता है। मूलधन उसका P रुपये था, उसने X रुपये पे कर दिया, तो उसका मूलधन अब कितना बचा? अब घट जाएगा, जाहिर सी बात है कि अब घट जाएगा। तो P-X रुपये हो जाएगा घटकर। पहले P रुपये था, अब उसने X रुपये पे कर दिया, तो उसके पास अब बचा अमाउंट पे करने के लिए P-X रुपये, और ब्याज पे करेगा, जाहिर सी बात है कि ब्याज पे करेगा। अब मान लो कि दूसरे महीने अब P-X रुपये पे करने के लिए बचा।
अब 1 महीने बाद पुनः 1 महीना, अब क्योंकि यहाँ पर p माइनस x रुपए है, 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंत में चूँकि ये पे करने वाला है अगला इंस्टॉलमेंट, तो उसे 1 महीने के लिए इस पर पुनः ब्याज लगेगा, क्योंकि p रुपए तो उसने p रुपए लिया था, x रुपए उसने पे कर दिया, बचा उसके पास मूलधन p माइनस x रुपए, तो उसको ब्याज p माइनस x रुपए पर लगेगा। तो p माइनस x क्रॉस अपॉन 100, क्योंकि 1 महीने का है तो 1 महीने के लिए ब्याज लगेगा, तो 1 हम लगाते हैं। अब दूसरे महीने के अंत में पुनः उसने x रुपए पे कर दिया, तो इस तरह से 2x रुपए पे कर दिया, यानी कि 2x। उसके पास अब कितना मूलधन बचेगा? पहले p रुपए था, अब p माइनस x रुपए है, अब और घट जाएगा, तो p माइनस x और x यानी कि 2x हम हटा देते हैं उसमें से, 2x रुपए कम गया p रुपए में। अब p रुपए बचा, ये तीसरे महीने की शुरुआत में है p रुपए, तीसरे महीने की शुरुआत का मूलधन है p माइनस 2 रुपए। अब क्योंकि अगला इंस्टॉलमेंट x रुपए तीसरे महीने के अंत में पे करेगा, तो 1 महीने का तो ब्याज लगेगा इस पर, क्योंकि ये रुपए तो ये तो अपने उसी के पास है, तो इस पर 1 महीने का पुनः ब्याज लगेगा। तो p माइनस 2x पर r की रेट से ब्याज लगेगा 1 महीने का। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट तीसरे महीने के अंत में पे करता है। अब उसके पास तीसरे महीने के अंत में पे करता है, अब चौथे महीने की शुरुआत में उसके पास मूलधन और कम हो जाता है, p माइनस 1 2 3, तीन इंस्टॉलमेंट उसने पे कर चुका, तो हम p में 3 इंस्टॉलमेंट हटा देते हैं, यानी कि सॉरी 3x, 3x रुपए। अब उसके पास मूलधन कितना बचा? p माइनस x रुपए पे करने के लिए, लेकिन वो नहीं पे कर पाता 1 महीने तक, क्योंकि अंतिम में पे करेगा, 1 महीने के पुनः अंतिम में पे करेगा, चौथे महीने के अंतिम में, तो इस पर पुनः ब्याज लगेगा, तो p माइनस 3x क्रॉस r अपॉन 100 क्रॉस 1, 1 महीने का, तो इतना ब्याज लग जाएगा उसे, इतना ब्याज लग जाएगा इस मूलधन पर। अब पुनः वो चौथे महीने के अंत में x रुपए पे करता है, इस तरह से उसने x रुपए पे किया। अब उसके पास मूलधन कितना बचेगा? p माइनस 4x, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका, x x x x, यानी कि 4x जो है तो पे कर चुका, तो उसके पास मूलधन कितना बचा? p में से 4x अब हटा देंगे, क्योंकि उसका शुरुआत में p रुपए था, 4 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर चुका x x की, तो 4x कम जाएंगे, यानी कि p माइनस 4x। इस पे ब्याज लगेगा p माइनस 4x क्रॉस r अपॉन 100, 1 महीने का ही ब्याज लगेगा, क्योंकि 1 महीने बाद तो उसने पे कर रहा है अगला इंस्टॉलमेंट, तो इतने रुपए का ब्याज लग जाएगा। अंतिम अंतिम इंस्टॉलमेंट x रुपए का पुनः पे करें, क्योंकि टोटल 5 इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके, और दुकानदार ने भी यही कहा था कि आप 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट बना कर दिया था, 5 इंस्टॉलमेंट का ईएमआई। इस तरह से हमने टोटल इंस्टॉलमेंट हमने पे कर चुका, तो हमारे पास अब कितना उसका मूलधन बचेगा? p माइनस p माइनस 5x पे करने के बाद, पे करने के लिए हमारे पास जो है तो शुरू में p रुपए मूलधन था, अब हमने इतने 5 इंस्टॉलमेंट पे किए, तो बचा हमारे पास इंस्टॉलमेंट बचा हमारे पास प्रिंसिपल p माइनस 5x, इतना हमें और पे करना होगा, और बाकी ये और बाकी ये उन पर लगा हुआ ब्याज, यानी ये और ये, तो हमें हमें क्या पे करना है?
क्या पे करना बाकी है ये, और बाकी 5 ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज, ये ब्याज और ये ब्याज। लेकिन लेकिन हमने तो कहा था कि एक्स रुपए हम लेकिन हमने तो कहा था कि 5 इंस्टॉलमेंट ही पे करेंगे। इस तरह से फिर हमारा ब्याज क्लियर हो जाना चाहिए, यानी मूलधन और पूरे ब्याज। तो ये फी माइनस एक्स रुपए, इसे मैं आउट कर देता हूँ यहाँ से। इस तरह से हमारे पास कितना पे करने के लिए बचा था, p माइनस 5x, एंड ये सारे ये सारे ब्याज हमें पे करने के लिए बचे, देने होंगे। लेकिन हमने 5x पे करने के लिए बोला था। इस तरह से फिर ये बचा इन अमाउंट, और ये सारे ब्याज भी क्लियर हो जाने चाहिए 5x में। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स प्लस 5 - x, और इन सारे इंटरेस्ट को आप देखिए, इनमें आर रुपए, जो आर अपॉन 100 कॉमन है, सभी में कॉमन है, इस वजह से मैं इसे कॉमन पहले कॉमन ले लेता हूँ। तो p प्लस, सॉरी, लेंथ ना बढ़े, इस वजह से हम इसे देख लेते हैं कि आर रुपए आप कॉमन, आर अपॉन 100 जो है तो आप कॉमन लेंगे, इसके बाद बचेगा तो p, p p p p p, तो यहाँ पर 5 p बचेंगे, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर 5 p ले लेता हूँ, 5 p। और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 1x 2x 3x 4x, 1x 2x 3x और 4x, और कॉमन में r अपॉन 100, इतना हमें देने के लिए बच जाता है। लेकिन हमने तो 5 इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए बोला था, इस वजह से ये सारे अमाउंट्स क्लियर हो जाने चाहिए, यानी यानी कि सारे सारा अमाउंट जीरो हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने एक्स रुपए एक्स रुपए एक्स रुपए एक्स रुपए एक्स रुपए यानी 5 x रुपए पे किए, वो अमाउंट इतना हो जाता है धीरे धीरे, ये टोटल अमाउंट इतना हो जाता है कि p रुपए और इन सारे ब्याज, p रुपए से अधिक हो जाता है और इन सारे ब्याज को भी क्लियर कर देता है। इस वजह से ये टोटल टोटल अमाउंट जीरो हो जाता है 5 इंस्टॉलमेंट्स में। तो हमने क्या पाया, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हम इसे और सरल करते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है, p p प्लस p क्रॉस r अपॉन 100 × 5, ये p रुपए पर 5 सालों का, p रुपए प्लस p p इंटू आर अपॉन 100 प्लस इंटू 5, ये 5 सालों का ब्याज है इस पे, सॉरी 5 मंथ का ब्याज है p रुपए पर, यानी 5 महीने के अंत में दिया जाने वाला टोटल अमाउंट है, और ये 5 इंस्टॉलमेंट है। तो इससे आप इस तरह से समझें कि यदि हम कोई अमाउंट p रुपए है
और उसे 5 महीने के अंत में देते तो हमें इतना देना पड़ता, P प्लस P रुपए पर 5 महीने का ब्याज, P क्रॉस R अपॉन 100 इंटू 5। तो हमें टोटल अमाउंट यदि हम 5 महीने के अंत में देते तो हमें इतने रुपए पे करने पड़ते, P प्लस P रुपए पर 5 महीने का ब्याज, इतना रुपए हमें टोटल पे करना। लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हम सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट ही पे किए, इस वजह से ये 5 इंस्टॉलमेंट हमने पे किए। तो ये क्या है, ये हमारे पास बचा हुआ सेविंग्स है जो हमने नहीं पे किया, जो हमने धीरे धीरे पे किया, उसकी वजह से हमारे पास अमाउंट्स बच गए और उन पे हमें सेविंग्स हो गई, क्योंकि हमने जितना तुरंत पे करेंगे उसमें उतना ही हमें सेविंग हो जाएगी, हमें ब्याज नहीं लगेगा उस पे। तो ये जैसे हमने हमने एक महीने हमें शुरुआती महीने के 1 महीने के अंत में जो हमने एक्स रुपये पे किया, उसमें अगले 4 महीने तक के लिए हमें सेविंग हो जाएगी, क्योंकि हमने 1 महीने के अंत में पे किया तो बाकी बचे 4 इंस्टॉलमेंट यानी 4 महीने, तो इसमें हमें 4 महीने तक सेविंग हो जाएगी। इसे थोड़ी और हम क्लियर लिख देते हैं, 5x प्लस सॉरी एक्स क्रॉस आर अपॉन 100 इंटू 4। ये को यदि मैं सरल करूं तो ऐसे लिख दूंगा। इसी तरह ये अपॉन 100 इंटू 3, इसी तरह आगे भी x तक आप लिख सकते हैं, जगह नहीं है इस वजह से। ठीक है, लिख देता हूँ। x प्लस आर अपॉन 100 क्रॉस 2 x क्रॉस। आप अब इसे लॉजिकली यदि समझें तो यदि हमारे पास p रुपए था, यानी शुरुआती में जो 2000 रुपए था वो, यदि हम उसे 5 महीने में एक बार अंतिम में पे करते तो हमें इतना अमाउंट पे करना पड़ता। लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन चुना तो हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन चुना तो हमें सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट ही देने पड़ेंगे और ये हमारी सेविंग्स हो जाएंगी, P प्लस P क्रॉस R अपॉन 100 इंटू 5। तो ये अमाउंट हमारे पास, यदि हम 5 महीने में एक बार पे करते तो हमें इतना देना पड़ता, लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन चुना तो हमें सिर्फ 5x पे करने पड़े। और जो हमने 1 महीने के अंत में पे किया उसमें अगले महीने इतनी सेविंग हो गई 4 महीने के लिए, बाकी बचे 4 महीने के लिए। उसी तरह हम जब दूसरा इंस्टॉलमेंट पे किया दूसरे महीने के अंत में तो बाकी बचे 3 महीने तक हमें सेविंग हो गई। इसी तरह जब हम तीसरा पेमेंट किया x रुपए का तो हमें बाकी अगले 2 महीने तक सेविंग होती रही। और जब हम अंतिम पे किए, यानी चौथा इंस्टॉलमेंट जब हमने पे किया तो उसमें अगले अगले 1 महीने तक सेविंग हुई। और जो हमने 5वां इंस्टॉल, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट तो 5 भरे हैं ना, तो एक इंस्टॉलमेंट, दो, ये एक, ये दो, ये 3 और ये 4, तो एक और इंस्टॉलमेंट यदि हम देखें तो क्योंकि हमने अंत में पे किया उसको, तो x अपॉन आर अपॉन 100, और देखो इसमें 2 महीने के लिए, इसमें 1 महीने के लिए और इसमें 0 महीने के लिए, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम जब इंस्टॉलमेंट लिखेंगे लॉजिकली हम इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इतना सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि यदि हम कभी किसी महीने में पे नहीं भी कर पाते तो फिर हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सीधा सा इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि यदि P रुपए हमने लिया तो यदि टाइम 5 महीने का है तो हमें अंतिम में कितना देना पड़ेगा, R अपॉन 100 इंटू 5, हमें इतना टोटल देना पड़ेगा। लेकिन यदि हम अलग अलग दें
मतलब यदि हम इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो हमें कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर जितना इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, जितना हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मान लो कि यदि हम अनइक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते, तो मान लो कि हम एक महीने के अंत में ए रुपये पे कर रहे हैं, बी रुपये, सी रुपये, फिर डी रुपये, सॉरी डी और फिर ई रुपये यदि हम पे कर रहे होते, तो हमें इतना टोटल इंस्टॉलमेंट देना पड़ता, हमें टोटल इतना इंस्टॉलमेंट देना पड़ता, और ए रुपये हम एक महीने के बाद पे करेंगे तो अगले 4 महीनों तक इसमें हमें सेविंग्स हो जाएगी, यानी हमें उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा ए रुपये पर। इसी तरह बी रुपये पर, सी रुपये पर, डी रुपये पर और ई रुपये पर। ई रुपये तो जीरो होगा उसमें, क्योंकि उसमें कोई सेविंग नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि ए रुपये पर यहाँ पर 4 महीने के लिए इस पर सेविंग हो जाएगी। इसी तरह बी रुपये पर R/100 3 महीने के लिए। इसी तरह आप देख सकते हैं अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के केस में। तो यह एक अनइक्वल इंस्टॉलमेंट यदि आप पे कर रहे हो तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं डायरेक्ट, इतना सब कुछ ना करके। और मान लीजिए कि आप किसी महीने में नहीं पे कर रहे हैं तो उसको आप जीरो रख दीजिए। बाकी आप बाकी बाकी की वैल्यू रख के आप उसको निकाल लीजिए कि अगले महीने, हम अगले महीने मान लीजिए कि आप ₹80 तीसरे महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, तो इसको आप जीरो रख देंगे और अगले महीने आपको कितना पे करना होगा बाकी वैल्यू रख दीजिए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरह बाकी भी आप कर सकते हैं। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट बहुत ही ज़रूरी एक कैलकुलेशन है, इस वजह से हम इसे और भी सरल तरीके से और क्विक मेथड फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसी को। तो ये पी रुपये पर पी प्लस पी क्रॉस आर अपॉन 100 × 5, ये तो हमने समझ गया कि ये 5 साल में इकट्ठा दिए जाने वाला अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन ए रुपये है, यानी यदि हम इकट्ठा पे करेंगे तो। और ये जो है इंस्टॉलमेंट है। अब इसे हम इसको और सरल तरीके से यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सॉरी मैंने इससे जो है तो, हाँ ठीक है, मैंने ठीक लिखा। तो यदि हम इसे रीअरेंज करें, इसको यदि हम रीअरेंज करें तो क्या लिख पाएंगे, पाँच को हम अलग बांट देंगे। अब इसे जीरो इसको लिखने का कोई मतलब इसमें के लिए बोला था, क्योंकि अंतिम इंस्टॉलमेंट में कोई नहीं होगी। तो इसे हम रीअरेंज करेंगे और हम लिखेंगे ताकि इसमें एक्स जो है तो सभी में कॉमन है, तो हम एक्स निकाल देंगे, यदि एक्स निकालेंगे इसके बाद 5 को अलग सभी अलग अलग के साथ हम लिखेंगे प्लस में, तो हम एक लिखेंगे इसके साथ, सॉरी हम पहले एक्स और 100 को बाहर निकालेंगे तो होगा क्या, 100 प्लस 4r, 100 प्लस 3r प्लस 100 प्लस 2r, 100 प्लस एक आर, यहाँ पर एक आर और अपॉन में 100 अपॉन 100। तो आप पहले इससे कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये 100 रुपये जो है तो इंस्टॉलमेंट ही होगा, क्योंकि हमने यदि 100 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर एक आएगा और एक्स का गुणा करेंगे तो यानी यानी एक एक्स यानी कि एक इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर यदि हम 100 रुपये माने, क्योंकि यहाँ पर इस लॉजिकली समझे तो 100 रुपये एक तरह का इंस्टॉलमेंट ही होगा, क्योंकि एक्स का यदि हम, क्योंकि यदि 100 से 100 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक आएगा और एक्स का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक्स ही आएगा, मतलब 100 रुपये एक इंस्टॉलमेंट है। यदि 100 रुपये इंस्टॉलमेंट है तो 4x उस पर ब्याज होगी, मतलब सेविंग होगी। 100 रुपये पुनः एक इंस्टॉलमेंट होगा, यानी कि हमारे पास टोटल कितने इंस्टॉलमेंट होंगे, सॉरी मैंने यहाँ पर एक जगह नहीं होने की वजह से मैंने नहीं लगाया। यहाँ पर एक और
अगला इंस्टॉलमेंट होना चाहिए था आर, क्योंकि यहाँ पर ये एक इंस्टॉलमेंट है, दो, ये तीन, ये चार और ये पांच इंस्टॉलमेंट अपॉन में 100 बाहर निकलेगा इस तरह से। हमारे पास क्या था, P प्लस P आर अपॉन 100 इंटू 5, ये, और जब हमने कॉमन लिया तो x अपॉन 100 और ये 4x, ये 3x, 3x, 2x, सॉरी मैं यहाँ पर आर 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 100 इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए इस तरह से। यदि हम लॉजिकली देखें तो ये क्या है, ये 100 रुपये इंस्टॉलमेंट है और उस पर अगले 4 महीने के 100 रुपये इंस्टॉलमेंट है, और जो 100 रुपये हमने 4 महीने के अंत में पे किया उसकी वजह से उसमें होने वाली सेविंग्स है। इसी तरह एक 100 रुपये पुनः हम दूसरे महीने के अंत में पे करेंगे और अगले 3 महीने तक हम जल्दी पे करने की वजह से उस पर सेविंग्स हो जाती है। और इसी तरह तीसरे इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद दूसरे अगले 2 महीने तक इसमें हमें सेविंग होती हमें जल्दी पे कर देने की वजह से हमें इतना सेविंग हो जाती है। इसी तरह चौथा इंस्टॉलमेंट हम जब पे कर रहे होते हैं तो इसमें हमें R रुपये की सेविंग हो जाती है, हमें इतना पैसा हमारे पास बच जाता है। और जब हम अंतिम इंस्टॉलमेंट यानी 5 महीने का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें हमें कोई पैसा नहीं बचता, क्योंकि अब तो हमें उसे पे ही करना है, पे करते हैं और उसे लास्ट में पे करते हैं, इस वजह से उसमें कोई पैसा नहीं हमें नहीं बच पाता। तो ये क्या है, 1 2 3 4 और 5 ही टोटल इंस्टॉलमेंट है। और ये 4x, ये 3x, ये 2x, सॉरी ये 4R 3R 2R 1R और इसमें 0। तो ये हमारे पास सेविंग्स है। इकट्ठा पे यदि हम इकट्ठा पे करते तो हमें इनको भी देना पड़ता, तो इस तरह से हमें टोटल इतना अमाउंट पे करना होता। तो ये क्या है, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि यदि 100 रुपये इंस्टॉलमेंट है तो हमें टोटल इतने रुपए 5 साल के अंत में पे करना पड़ता। तो यदि आपके पास एक्चुअल में पता है, यदि आपके पास डेप्ट पता है, यही डेप्ट होता है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इतने रुपए का डेप्ट यदि आप इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करना चाहें तो उसमें इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी, या फिर आर कितने रुपए का होगा, आर और यानी रेट क्या होगा, कुछ इस तरह से पूछ सकता है। तो हमें यदि पता है कि एक्चुअल में इतने रुपए का है तो हम इसे डायरेक्ट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, तो हम अगला 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, तो हमारे पास टोटल कितना होता पे करने के लिए। यदि 5 महीने में पे करते तो 100 रुपये, 100 रुपये प्लस 100 रुपये, 100 रुपये और एक आर, सॉरी मैं इससे 100 रुपये, 100 रुपये एक आर, 100 रुपये 2 आर, 100 रुपये 3 आर और 100 रुपये, सॉरी 4 आर। ये क्या होगा,
5 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4 5 5 इंस्टॉलमेंट है, और उस पे सेविंग है, ये सेविंग है, ये सेविंग है, और ये सेविंग। यदि हमें टोटल 5 बार में पे करना पड़ता, यानी कि 5 महीने के अंत में पे करना पड़ता, तो हमें इतना पे करना होगा। यदि 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट होता, और यदि 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा है, तो फिर 100 रुपये का कितने गुना है, हम ये देखते हैं यहाँ से। यदि एक्चुअल में x रुपये का इंस्टॉलमेंट है, और यदि 100 रुपये का होता, तो सिर्फ हमें इतना अमाउंट पे करना पड़ता, क्योंकि ये 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, तो ये 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट, और उस पर सेविंग्स, ये सेविंग्स, ये सेविंग्स, ये सेविंग्स कट कर दो। तो यदि 100 रुपये का होता, तो हमें टोटल इतना अमाउंट पे करना पड़ता, लेकिन x रुपये का है, तो 100 रुपये से कितने गुना है, तो उस पर हम भाग दे देंगे। x अपॉन यदि 100 करें, तो हमें गुना में आ जाएगा कि कितने गुना है। तो हम एक्चुअल, तो हमारे पास ये इतने टाइम होगा, यानी ये का इसका हमारे पास इतने गुना होगा। तो यदि हमारे पास, हम डायरेक्ट इसे कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी, फास्ट तरीके से इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमें इंस्टॉलमेंट दिया है, तो एक्स इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का कितने गुना है, मान लो कि हमारे पास इतने गुना है, तो हमें इस अमाउंट में इतने का गुणा कर देंगे। यही वजह है कि इसमें यहाँ पर गुणा है, आप समझ सकते हैं। तो हमें ये वो टोटल मिल जाएगा, इस तरह से हम जल्दी फाइंड कर पाएंगे। या फिर यदि हमारे पास इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे जल्दी से, और इसमें हम भाग दे देंगे, ताकि हमें उस गुणा का पता चल जाए, उस कांस्टेंट का पता चल जाए कि ये कितने गुना है। तो फिर हम 100 का भाग लगा देंगे, यानी 100 का गुणा कर देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास डेप्ट दिया हुआ है। यदि हमारे पास डेप्ट दिया है P प्लस P क्रॉस R अपॉन 100 × 5 का, हमारे पास इतना डेप्ट दिया रहेगा मान लीजिए, और हमें इंस्टॉलमेंट पे करेगा, हमें इंस्टॉलमेंट पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे पहले आर मानकर। R रुपये यदि इंस्टॉलमेंट है, आर का इंस्टॉलमेंट हमने माना, तो आर आर और ये सेविंग्स आर पर ये सेविंग्स, आर पर 3R, और यहाँ पर 4R। तो हम ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल एक तरह से 5 महीने में दिया जाने वाला टोटल ब्याज है। तो क्योंकि यहाँ पर अभी आर है नहीं, जब आप आर रखेंगे, तो ये एक नंबर के रूप में मिल जाएगा, इसे आप इसमें भाग दे देना। यानी मान लीजिए ये जो है तो ए है, तो इसका इसमें भाग दे देना। ये हमें क्या मिल जाएगा, ये एक उतने टाइम्स मिल जाएगा, यानी कि ये कितने गुना है एक्चुअल में। ठीक है, यानी ए का, यानी इस अमाउंट का ये एक्चुअल जो अमाउंट है, वो कितने गुना है, हमें ये मिल जाएगा। तो हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये इंस्टॉलमेंट था, तो हम इतने गुना का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक्चुअल इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, जो भी इंस्टॉलमेंट होगी। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्किप करके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।